नमस्कार साथियों। अपने चर्चा चल रही है राजस्थान के दुर्गों के बारे में जो कल अपने शुरू कर चुके हैं और उसी सेशन को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे जो चीज़ हम देख रहे थे, कल हमने जैसे शुरू कर दिया था एक टॉपिक राजस्थान के दुर्गों से संबंधित। इस टॉपिक को अपने रेगुलर आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने देख लिए थे दुर्गों के प्रकार, कौन कौन से दुर्ग जो है वो किस प्रकार के हैं। आज उसी से संबंधित बात आगे अपने शुरू कर रहे हैं। देखो जरा, तो देखो सबसे पहले मैंने जो दुर्ग यहाँ पर अपने लिया है वो दुर्ग है बेटा चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निर्माण से संबंधित जब हम बात करें तो इसका निर्माण मिलता है, चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य जो थे, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास कह रहे हैं कि इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। वीर विनोद के अनुसार इस दुर्ग का निर्माता चित्रांग मौर्य या चित्रांगद था। प्राचीन नाम चित्रकोट या चित्रकूट था। प्राचीन नाम क्या था? चित्रकूट या चित्रकोट था भाई, ठीक है ना। आगे अपभ्रंश नाम चित्तौड़ है। वर्तमान में इसका नाम जो है वो चित्तौड़ है। इस दुर्ग को कहते हैं दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, ठीक है ना। दुर्गों का सिरमौर और राजस्थान का गौरव नाम इसको दिया गया है। दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, किलों का सिरमौर इसको कहा गया है। गंभीरी और बेड़च नदियों का संगम होता है यहाँ पर। एक गंभीरी आती है जावरा की पहाड़ियों से निकल करके, और एक बेड़च आती है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकल के। दोनों का मिलान जहाँ पे है वहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। एक लोकोक्ति इसके लिए प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़िया है। अब बात आती है बप्पा रावल कालभोज की। देखो, जब हम कालभोज की बात करें, बप्पा रावल की बात करें, तो बेटा कहते हैं कि बप्पा रावल जो थे, बप्पा रावल ने अपने गुरु हारित ऋषि के वरदान से, बप्पा रावल के गुरु हुए थे हारित ऋषि, कालभोज के गुरु थे हारित ऋषि। हारित ऋषि ने बप्पा रावल को एक वरदान, एक आशीर्वाद दिया था कि तू चित्तौड़ का स्वामी बनेगा। तब कहते हैं कि बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित करके और चित्तौड़ दुर्ग जो है इसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। 734 ईस्वी की ये बात है, जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पर। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग छीना था। अब रावल शाखा जो है वो चित्तौड़ और इसके आसपास के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है। आकार की बात करें, व्हेल मछली की आकृति में है अपना चित्तौड़ दुर्ग, व्हेल मछली की आकृति में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़ का माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है चित्तौड़ दुर्ग। विशेष बात क्या है चित्तौड़ दुर्ग की? देखो, चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का सबसे पहला आवासीय किला है, जिसको हम लिविंग फोर्ट के नाम से जानते हैं। लिविंग फोर्ट कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग को हम, या आवासीय किला कहते हैं हम चित्तौड़ दुर्ग को। और यहाँ पर लोग बाग जो है वो निवास करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में। दूसरे आवासीय किले की जब हम बात करेंगे तो अपना जो दुर्ग है वो जैसलमेर का हम देखेंगे। आगे की बात देखते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। अब विशेष बात आती है कि चित्तौड़ दुर्ग में भाई साहब क्या क्या चीजें बनी हुई है, कौन कौन से महल है इसमें। तो देखो, तुलजा भवानी मंदिर है चित्तौड़ दुर्ग में, पातालेश्वर महादेव मंदिर है, नवलखा भंडार है, गोरा बादल महल है। आगे देखेंगे कि गोरा बादल कौन थे, नवलखा भंडार किसने बनवाया। पद्मिनी का महल है, पानी के अंदर है। नौ कोठा महल है, कुंभा स्वामी या कुंभ स्वामी का मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, कालिका माता मंदिर है, श्रृंगार चंवरी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, चित्रांगद मौर्य तालाब है, और समीदेश्वर महादेव मंदिर है। भोज द्वारा निर्मित, भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ पर। ये समीदेश्वर महादेव मंदिर जो है, समीदेश्वर भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर, या इसको कहते हैं समीदेश्वर महादेव मंदिर, समीदेश्वर महादेव मंदिर।
गुहिलों ने नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया। गुहिलों ने नागदा का जब विनाश हो चुका था तब चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा का विनाश कैसे हुआ, आपने जब चित्तौड़ का रावल वंश या गुहिल वंश जब हम देखेंगे तब अपनी बात करेंगे। आगे बात आती है, इस दुर्ग में कृषि की जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा एवं पहला लिविंग फोर्ट है, जो बात मैं आपको बता के जा चुका हूं कि ये आवासीय किला है, ठीक है ना। चित्तौड़ दुर्ग को देखो, जैकलिन कैनेडी ने इसे 8वां आश्चर्य बताया, 8वां अजूबा बताया है, ठीक है ना। आगे बात आती है फर्ग्यूसन क्या कह रहे हैं। देखो फर्ग्यूसन जो है ना वो क्या कह रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। फर्ग्यूसन कह रहे हैं कि यह रोम के टार्जन से भी अधिक सुंदर है, रोम के टार्जन से भी अधिक सुंदर है चित्तौड़ दुर्ग। आगे बात करें चित्तौड़ दुर्ग की, देखो चित्तौड़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में खिड़की को लाखोटा की बारी कहते हैं। भाई साहब ये लाखोटा की बारी की बहुत बड़ी बात है, आगे हम चर्चा भी करेंगे कि इसको कहते हैं लाखोटा की बारी। चित्तौड़ दुर्ग का उत्तरी दिशा में है ये खिड़की, लाखोटा की बारी। और इसी लाखोटा की बारी से एक सेनापति जयमल राठौड़ घायल हुए थे। आगे विजय स्तंभ व कीर्ति स्तंभ इस दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ, मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ के बारे में पढ़े। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीता था महाराणा कुंभा ने, उस विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। और विजय स्तंभ 1440 से लेकर के 1448 के टाइम के बीच में बना हुआ है। 9 मंजिला विजय स्तंभ है, 120 फीट या 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ है, ठीक है ना। आगे देखो जैन कीर्ति स्तंभ, यह प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी को समर्पित है। ये विजय स्तंभ विजय महाराणा कुंभा ने बनवाया, और जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो बनवाया था बेटा बघेरवाल जिजाक्सा जैन ने। बघेरवाल जिजाक सा जैन, बघेरवाल जिजाक्सा जैन ने बनवाया था। आगे देखो चित्तौड़ दुर्ग में जयमल की हवेली, हिंगलो आड़ा के महल, नवलखा भंडार स्थित है। इस दुर्ग में कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के बीच में करवाया। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अत्रि व महेश ने लिखी थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और इसके शिल्पकार जो माने जाते हैं जेता, नापा, पोमा, पुंजा, भूमा आदि इसके शिल्पकार माने जाते हैं। भूमा चुथी और बलराज आदि इसके शिल्पकार माने जाते हैं। आगे कीर्ति स्तंभ 9 मंजिला है, 9 मंजिला, 122, 9वीं क्लास किताब में ये दिया हुआ 122 फीट ऊंचाई इसकी, और 47 फीट वर्गाकार एवं 10 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है ये बात भी आपको ध्यान में। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला आदिनाथ जी को समर्पित, निर्माण करवाया जिजाक्सा जैन ने, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस दुर्ग में देखो भैरव पोल, हनुमान पोल के बीच कल्लाजी और जयमल की छतरी है, और इसका मुख्य एवं प्राचीन द्वार जो सूरज पोल है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पोल है, पांडव पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल। कुल मिलाकर के हम कहें कि चित्तौड़ दुर्ग में कितने द्वार है, कितने पोल है, तो 7 पोल चित्तौड़ दुर्ग में अवस्थित है। 7 पोल चित्तौड़ दुर्ग में अवस्थित है भाई। आगे बात करें चित्तौड़ दुर्ग में देखो 3 साके हुए थे भाई, 3 साके। राजस्थान का दूसरा साका भी चित्तौड़ दुर्ग में हुआ, और मेवाड़ का प्रथम साका जो कहा जाता है वो भी अपना चित्तौड़ दुर्ग में ही हुआ था। अब वे कब कब कौन कौन से क्या रीजन रहा था, देखो सबसे पहले हम बात करें प्रथम साके की 1303 में। साके थे क्या, जब राजपूतों पर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर दे तो राजपूत योद्धा जो हुआ करते थे, क्षत्रिय योद्धा जो थे, वो राजपूतों क्षत्रिय योद्धा राजपूतों का नेतृत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त होता, इसको कहते थे हम केसरिया। और उस परिवार की महिलाएं जो थी मान सम्मान बचाने के लिए अपना अग्निकुंड में प्रवेश कर जाया करती थी, इसे अपने जौहर कहते थे। जहाँ केसरिया और जौहर दोनों हुआ करते थे उसे कहते थे साका। तो साका प्रथम साका हुआ 1303 में। देखो भाई ये प्रथम साका जो हुआ 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था।
पद्मिनी को पाने के लिए रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया था। देखो लगभग इतिहासकार जो है इसको एक कोई कल्पना मात्र बताते हैं कि पद्मिनी इस युद्ध का कारण रही। पद्मिनी जो थी वो इस युद्ध का कारण थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात करें, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की बात करें, तो ये कह रहे हैं कि कोरी कल्पना थी, इतिहास को रोचक बनाने के लिए बात कही गई है। दूसरी विशेष बात, जब समर सिंह, रतन सिंह जो है, देखो ये रावल रतन सिंह जो है, रावल रतन सिंह के पिता थे समर सिंह जी। समर सिंह जी कहते हैं, समर सिंह जी जो है ना, समर सिंह जी जब राजा थे 1301-2 तक, तब कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी राजा बन चुका था। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का शासन चला था। और समर सिंह जी का जब शासन चल रहा था तब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात आक्रमण के लिए चित्तौड़ और जालोर से होकर के, यानी मेवाड़ और जालोर से होकर के अपनी सेना के लिए मार्ग मांग रहा था। और जब इसने मार्ग मांगा तब कहते समर सिंह ने इसको मना कर दिया। पहले तो कहते हैं समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का कुछ सामना किया था, लेकिन वो क्षणिक था, कुछ समय के लिए था वो। बाद में कहते हैं कि रावल रतन सिंह जब राजा बने, समर सिंह की मृत्यु के बाद में रावल रतन सिंह जब राजा बने, तो रतन सिंह ने कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया था। अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी सेना को गुजरात आक्रमण के लिए भेज रहे थे तब भी, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के लिए स्पेशल चित्तौड़ पर आक्रमण किया था साम्राज्यवादी नीति के तहत। और जब अलाउद्दीन खिलजी का यहां पर आक्रमण हुआ तब कहते हैं कि रावल रतन सिंह जो थे वो अपने सेनापति गोरा और बादल के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोरा और बादल के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ में जौहर व्रत का पालन करती है। पद्मिनी के बारे में कहते हैं कि पद्मिनी जो थी वो सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। इसमें एक हीरामन तोते की कहानी भी आती है कि हीरामन तोता था एक, और वो हीरामन तोता जो है वो पद्मिनी का हुआ करता था। वो तोता वो कहीं से उड़ता हुआ जैसे तैसे करके कोई व्यक्तियों के माध्यम से मेवाड़ तक आ गया था। रतन सिंह उस तोते को खरीद लेता है, रतन सिंह उसकी बातें सुनता है, मानव बोली बोला करता था तोता, और उसकी बातों को सुन करके कहते हैं रतन सिंह, डॉक्टर ये बात जो है वो पद्मावत में मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, 1540 के आसपास लिखा हुआ है, शेर सूरी के समय है। तो उसमें कहते हैं कि पद्मिनी जो थी, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए रतन सिंह जो थे वो सिंहल द्वीप पहुंचे थे योगी का वेश बना करके। और कहते हैं कि बाद में जब गंधर्व सेन को पता लगा, सिंहल द्वीप के नरेश को, राजा को, तब कहते हैं कि गंधर्व सेन ने पद्मिनी की शादी कर दी थी रावल रतन सिंह के साथ में। रतन सिंह पद्मिनी को लेकर के यहाँ पर आ जाते हैं, और गोरा और बादल पद्मिनी के चाचा और भतीजा हुआ करते थे, दोनों जो थे वो आ जाते हैं भाई कहाँ पर, पद्मिनी के साथ मेवाड़ में। ये मेवाड़ में आ चुके थे। और अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में, तब कहते हैं कि इस युद्ध में ये दोनों रतन सिंह के साथ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ में जौहर व्रत का पालन यहाँ पर करती है। जौहर व्रत का पालन पद्मिनी ने यहाँ पर किया था भाई। बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। ये अधिकार यहाँ पर अलाउद्दीन का हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा दुर्ग का नाम रखा था खिजराबाद। क्या नाम रखा था भैया? खिजराबाद नाम अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का रखा था, खिजराबाद। खिजराबाद नाम अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का रखा था, और अपने बेटे खिजर खां को कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ पर राजा बनाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को यहाँ पर शासक नियुक्त कर दिया था। अब कहते हैं कि खिजर खां जब यहाँ पर राजा बनते हैं तो खिजर खां ने यहाँ पर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। राजपुताने में विरोध हो गया अभी खिजर खां का। बाद में कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खां को मृत्युदंड दे देंगे। और यहाँ पर एक विशेष बात भी होती है कि 1311 का जालोर का साका होता है। कानड़देव और अलाउद्दीन के बीच में युद्ध हुआ। कानड़देव उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अपने जब जालोर दुर्ग देखेंगे पूरी बात मैं आपको बताऊंगा भी। और होता यहाँ पर क्या है, कहते हैं कि
कानड़देव का एक परिवार का सदस्य है मालदेव मुंशाला, अलाउद्दीन की सहायता करता है और अलाउद्दीन उसको चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर देता है। और जब वो चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक बनता है उस समय क्या होता है, एक चित्तौड़ का व्यक्ति, मेवाड़ के रावल शाखा का व्यक्ति जो सिसोदा गांव में रह रहा था, उसका वंशज, राहप रावल का वंशज राणा हमीर जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। राणा हमीर मालदेव मुंशाला और कहते हैं उसके बेटे जयसिंह उर्फ जैसा को मारता है और चित्तौड़ में अपनी नींव स्थापित कर लेता है। चित्तौड़ में यहां पर शासक बन जाते हैं भाई राणा हमीर, और सिसोदिया शाखा की शुरुआत चित्तौड़ में होती है। 1326 की बात थी, 1326 में चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की शुरुआत हो जाती है। 1326 से 1364 तक राणा हमीर यहाँ पर शासन करते हैं। 1364 से 1382 राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता का शासन आता है। 1382 से 1421 यहाँ पर शासन करता है राणा लाखा का शासन चलता है। राणा लाखा के शासन के बाद में आते हैं राणा मोकल 21 से 1433 तक, और 1433 से 1438 राणा कुंभा का शासन काल आता है। और कुंभा के शासन काल में इस दुर्ग में, इस चित्तौड़ दुर्ग में होता क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। राणा कुंभा के बाद में 1468 में राणा कुंभा की हत्या करता है कुंभा का बेटा उदा। 68 से 73 तक उदा शासन करते हैं। 1473 से लेकर के 1509 तक उदा का भाई या कुंभा का बेटा रायमल शासन करता है। रायमल के बाद में कहते हैं राणा सांगा का शासन काल आ गया था 1509 से लेकर के 1528 तक। राणा सांगा के शासन काल में भाई 3-4 युद्ध प्रमुख हुए। खातौली का युद्ध हुआ, बड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ, गागरोन का युद्ध हुआ, बयाना का युद्ध हुआ, और विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर युद्ध जो हुआ वो खानवा का बाबर के साथ में हुआ था, निर्णायक युद्ध था। 1528 में सांगा के स्थान पर राजा बनते हैं भाई रतन सिंह। 1528 से 31 तक राणा रतन सिंह का शासनकाल चलता है, जो फर्स्ट ग्रेड में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था ये। और इसके बाद में शासनकाल जो आ जाता है बेटा, वो शासनकाल शुरू होता है अपने यहाँ पर राणा विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का शासनकाल जब चल रहा था तब चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है 1534-35 में। गुजरात के राजा हुआ करते थे बहादुर शाह। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ दुर्ग पर, और जब बहादुर शाह का चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण होता है ना, तब यहाँ पर रानी कर्मावती जो थी विक्रमादित्य की माता या राणा सांगा की पत्नी, रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। कहते हैं हुमायूं सारंगपुर तक आया था लेकिन सहायता हुमायूं ने की नहीं थी। हुमायूं यहाँ पर आते नहीं हैं, हुमायूं वापिस चले जाते हैं, और राणा विक्रमादित्य जो है इनको चित्तौड़ दुर्ग से निकाला जाता है। इनको कुंभलगढ़ आसादेवपुरा के पास में भेजा जाता है। और फिर बाद में जो यहाँ पर बात होती है, देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह आते हैं। उनको पता लगता है पुरुषों के नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं। देवलिया प्रतापगढ़ से बाघ सिंह आते हैं। बाघ सिंह आते हैं, बहादुर शाह की सेना के साथ में युद्ध करते हैं और अपनी पूरी सेना सहित यहाँ पर वीर गति को प्राप्त बाघ सिंह हो जाते हैं। अब बाघ सिंह जब यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था जौहर व्रत का पालन। चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है बहादुर शाह का 1534-35 में। ये चित्तौड़ में होने वाला दूसरा शाखा था। और यहाँ की विशेष बात जो थी वो ये थी कि बहादुर शाह का जब अधिकार हुआ, हुमायूं क्या करेगा, हुमायूं जाएगा कुंभलगढ़, विक्रमादित्य को अपने साथ में लेकर के विक्रमादित्य को यहाँ का राजा नियुक्त करेगा। हुमायूं विक्रमादित्य यहाँ का राजा बन जाएगा। 1536 में बनवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज और उनकी दासी पुतलदे का बेटा बनवीर क्या करेगा, विक्रमादित्य की हत्या कर देगा। विक्रमादित्य को मार करके बनवीर मारना चाह रहा था उदय सिंह को भी, लेकिन कहते हैं कि धायमा पन्ना ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर के उदय सिंह को बचा लिया था और उदय सिंह को यहाँ से कुंभलगढ़ भिजवा दिया गया था। बनवीर का यहाँ पर शासन प्रारंभ हो जाता है 1 वर्ष के लिए। 1537 में होता क्या है, मारवाड़ के राजा मालदेव 1531 से 62, मारवाड़ के राजा मालदेव जो है वो उदय सिंह को अपने साथ में लेकर के बनवीर पर आक्रमण करते हैं। और जब इनका बनवीर पर आक्रमण होता है तब बनवीर से चित्तौड़ दुर्ग छीन लेते हैं और काफ़ी सारा मेवाड़ जो है वो भी बनवीर से ये छीन लेते हैं। लेकिन बात ये हो जाती है कि 1540 में मावली के युद्ध में
मालदेव और उदय सिंह बनवीर को मार लेते हैं और पूरे मेवाड़ पर उदय सिंह का अधिकार हो जाता है। 1537 से 1572 तक उदय सिंह का शासनकाल यहाँ पर चलता है। और उदय सिंह के शासनकाल में ही मालवा का सूबेदार हुआ करता था बाज बहादुर। इस समय मुगल सम्राट भी आ चुके थे, अकबर 1556 से 1605। और जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, अकबर के शासनकाल के समय क्या होता है भाई, मालवा के बाज बहादुर को उदय सिंह शरण दे देता है भाई। और जब उदय सिंह ने मालवा के बाज बहादुर को शरण दी, तब अकबर ने उदय सिंह को खत लिखा था कि ये मेरा विरोधी सामंत है, इसको आप शरण मत दो। उदय सिंह ने अकबर के विरुद्ध जाकर के बाज बहादुर को शरण दी थी। और जब बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी, तब अकबर कहते हैं कि सेना लेकर के आया, उदय सिंह को यहाँ से निकाल लिया गया था। उदय सिंह यहाँ से उदयपुर के जंगलों में चले गए थे। कुछ एक इतिहासकार तो कहते हैं कि यहाँ पे छुप गए थे, और कुछ एक कहते हैं कि मेवाड़ की भलाई के लिए उदय सिंह को यहाँ से निकाला जाना उचित समझा था। उदय सिंह ने दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया के कंधों पर सौंप दी। 1567-68 में एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध का परिणाम निकला था चित्तौड़ का तीसरा साका। 1567-68 में अकबर वर्सेज उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ से चले गए, जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया जो थे वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। वीर कल्लाजी राठौड़ राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ जो है वो यहाँ पर कहते हैं जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठा करके युद्ध करवाते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। कल्लाजी राठौड़ और जयमल और फत्ता की छत्रियां भी इसी दुर्ग में बनी हुई है। तो कहते हैं चित्तौड़ का तीसरा शाखा जो था वो कुछ इस तरह से हुआ। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। और चित्तौड़ के तीसरे शाखे की जब हम बात करें तो 1567-68 में अकबर ने उदय सिंह पर हमला किया था, कारण मालवा के बाज बहादुर को शरण देना था। इसमें उदय सिंह के सेनापति थे जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया। वीर कल्लाजी राठौड़ जो थे वो जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठा करके युद्ध करवाते हैं, कल्लाजी। ठीक है ना। अब दुर्ग के इतिहास की थोड़ी बातें मैं आपको बता देता हूं। क्या क्या बातें हैं, देखो। 734 ईस्वी में गुहिल वंश के संस्थापक बप्पा ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। थोड़े समय बाद में ये जयसिंह सिद्धराज के हाथों में चला गया था भाई। आगे कहते हैं 10वीं शताब्दी के अंत में मालवा के परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ को जीत लिया, परंतु 11वीं शताब्दी में जयसिंह सिद्धराज के हाथों में चला गया था। ठीक है, वही बात है, जयसिंह सिद्धराज के हाथों में ये दुर्ग वापिस आ चुका था भाई। आगे देखो 12वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर पुनः गुहिलों का आधिपत्य स्थापित हुआ, परंतु कुछ समय बाद जालोर के सोनगरा चौहानों ने चित्तौड़ को जीत लिया था। रावल कुमार सिंह ने चित्तौड़ पर पुनः गुहिलों की पताका फहराई थी। 1326 में, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता के भी गया हूँ, 1303 के साके के बाद में 1326 में राणा हमीर ने चित्तौड़ पर गुहिल सिसोदिया वंश को पुनः स्थापित किया था। 1615 में मेवाड़ मुगल की संधि से पुनः राणा अमर सिंह को प्राप्त हुआ था। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। एक तरफ देखें मुगलों की तरफ तो मुगलों के शासक थे जहांगीर, और मेवाड़ के राजा थे राणा अमर सिंह। तो बेटा राणा अमर सिंह का शासनकाल था 1597 से 1620, और जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर के 1627 तक। इस समय 1615 में ये संधि होती है, 5 फरवरी 1615 में ये संधि होती है अपनी। 5 फरवरी 1615 में ये संधि होती है, और इस संधि के तहत ये दुर्ग जो है वो अमर सिंह को पुनः प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। आगे बात करें इस दुर्ग से संबंधित, देखो आगे है अपने कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। अन्य नामों की बात करें, कुंभल मेरू, कुंभल मेर, माहौर महेंद्र, मछिंद्रपुर और मत्स्येंद्र अन्य नाम है इस दुर्ग के। संस्थापक है मौर्य शासक संप्रति जैन। मौर्य शासक संप्रति जैन का दुर्ग बनवाया हुआ था। उस दुर्ग के दुर्ग अवशेष पर महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। कुंभा ने पूरा तैयार करवा लिया था दोबारा इसको। ठीक है ना। प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर राणा कुंभा ने 1448 में इस दुर्ग की नींव रखी थी। कुंभा के प्रमुख वास्तुकार मंडन, बहुत बार पूछा जाता है भाई,
मंडन की देखरेख में 1458 में इसका निर्माण संपन्न हुआ था। और कुंभा ने कहते हैं अपनी पत्नी कुंभल की याद में दुर्ग बनवाया था, और इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम, अपनी पत्नी अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का नाम जो था वो इन्होंने रखा था कुंभलगढ़। कुंभा ने इसे नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है ना, नागौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आगे यह मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, तो यही है भाई। आगे देखो बेटा, आगे यह अरावली पर्वत श्रृंखला की 13वीं पहाड़ी, 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हमें पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की 13 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। आगे कुंभलगढ़ की प्राचीर भारत की सबसे बड़ी प्राचीर है, यह 36 किलोमीटर लंबी है। इसके प्रकोटे की दीवार इतनी बड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है ये, विश्व की चीन की दीवार के बाद में दूसरी लंबी दीवार मानी जाती है। राणा सांगा का बचपन इसी दुर्ग में बीता था। आगे देखो, उदय सिंह का मेवाड़ के रूप में राज्याभिषेक 1537 में यहीं पर हुआ था। गोगुंदा में राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से ही अपना मेवाड़ का शासन प्रारंभ करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति प्रताप ने इसी दुर्ग में बनाई थी। हमें पूछे कि हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति कहां पर बनी, तो इसी दुर्ग में बनी थी भैया। आगे देखो बेटा, आगे 3 अप्रैल 1578 को अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था। भाई देखो, अकबर के समय महाराणा प्रताप पर अधिकार करवाने के लिए अकबर द्वारा दूत भेजे गए और आक्रमण भी करवाए गए। 1572 में, 1573 में, 1573 में, 1573 में 4 दूत तो पहले भेजे गए थे। जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको पहले भेजा। फिर अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के लिए सेना यहां पर भेजी थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की विजय हुई थी और अकबर की सेना की हार हुई थी। फिर 1576 के बाद में अकबर क्या करते हैं, 1577, 1578, 1579, 3 बार लगातार शाहबाज खां के नेतृत्व में आक्रमण अकबर ने करवाया था। 1577, 78 और 79। ये 1578 का आक्रमण था जब शाहबाज खान ने इस किले पर आक्रमण किया था। आगे इस किले के जल स्रोत देखो, मामादेव का कुंड और जाली रानी की बावड़ी। आगे इस दुर्ग में एक इमारत बनी हुई है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं, और इसी कटारगढ़ के बादल महल महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी मानते हैं, और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी में हुआ था। मेवाड़ की आंख कहते हैं, दुर्ग की सबसे ऊपरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, अतः बादल महल इसी का एक भाग है। बेटा अबुल फजल है ना, अबुल फजल ने इसके बारे में एक लोकोक्ति कही है कि यह इतनी बुलंदी, यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल का कथन है भाई। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल का कथन है कि यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो आज के लिए अपने इतना ही। आगे फिर अब कई दुर्गों के साथ में मैं फिर से आपके बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा चैनल सब्सक्राइब भी किया करो और शेयर भी किया करो। धन्यवाद।